पार्ट 41 है। पिछली ही वीडियो में हम इस टॉपिक को शुरू कर चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी और डायरेक्टिव आउटसाइड्स पार्ट 4। एकदम से पिछली वाली वीडियो बंद हो गई थी। एक्चुअली जो सेंट्रलाइज्ड डिस्क है मेरे कंप्यूटर की, उसमें जगह फुलफिल हो गई थी, तो ऑब्वियसली बात है जो वीडियोस मैंने पहले बना रखी थी उसको मैंने किसी और ड्राइव में शिफ्ट किया और अगली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो जहां पे हम लोगों ने पिछली बार छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। आई होप आपने इस किताब को खरीद के अपने सामने रख लिया होगा और मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी कि भैया केवीआईसी बनाया जाएगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड बनाए जाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड बनाए जाएंगे, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, बाकी सब चीजें हमारे देश की कॉटेज इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद हमारा जब देश आजाद हुआ उस समय पे जो देश के पिछड़े इलाके थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूरल इलाके थे, दूसरा जो हिल इलाके थे, जिन इलाकों पे ड्रॉट्स ज्यादा आते थे, उन सबको इंप्रूव करने के लिए क्या किया गया? तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम चलाया गया, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ऐसे और बहुत से प्रोग्राम जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसके बारे में तो आपने काफी सुना ही होगा। ये सारे प्रोग्राम हमारे देश के अलग अलग तबके के लोगों को, हमारे देश के उन रीजन्स के लोगों को जहां पे सुविधाएं उतनी आसानी से नहीं पहुंच पाती हैं, उनके लिए शुरू किया गया ताकि सबको इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। नेक्स्ट बात करी जाती है, तो अगर हमारे देश के फॉरेस्ट को बचाने की बात है, एनवायरमेंट को बचाने के लिए फॉरेस्ट को बचाना जरूरी है। फॉरेस्ट को बचाने के लिए हमारे संविधान में क्या क्या है, इनफैक्ट डीपीएसपी के प्रोविजंस को पूरा करने के लिए क्या क्या किया गया है? तो देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू किया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लागू किया गया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आएगी 1988 में। अब इनके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, उनको डिटेल में देखना जरूरी नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि डीपीएसपी में आप कौन कौन से एक्ट्स को कोट कर सकते हो। फिर देखिए, सेंट्रल लेवल पे इंडिया में बोर्ड है जिसको बोला जाता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों? क्योंकि किसी एक्ट के अंदर इस बॉडी को बनाया गया। अब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और इसके साथ साथ अगर सेंटर की जगह आप स्टेट लगा दो तो अलग अलग स्टेट्स में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर ये काम करते हैं। इनको कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया है? तो दो एक्ट्स के थ्रू, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो स्टेट में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इनको बनाया जाता है वो एक्ट है। पहला है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 और दूसरा है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1781। तो इन दो एक्ट्स में सीपीसीबी की बात की गई। ऑब्वियसली बात है, जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 पहले आया था, तो पहले इसकी बात इस 1974 वाले एक्ट में की गई थी। किसकी? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत जरूरी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत प्रोएक्टिव लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में काम करता है दोस्तों। उसके आगे बात की जाए तो देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के गांव पे फोकस करने को कहा गया। जो गांधीयन प्रिंसिपल्स है हमारे डीपीएसपी में, उन गांधीयन प्रिंसिपल्स में जो मेजर सपोर्ट देने की बात की गई है वो हमारे रूरल एरियाज को देने की बात करी गई है। और अगर रूरल एरियाज को अगर आपको सपोर्ट देना है तो आपको एक चीज को सपोर्ट देना पड़ेगा, जो कि है एग्रीकल्चर। तो भाई डीपीएसपी को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की बात की गई है। तो किसानों को सपोर्ट देने की बात की। सपोर्ट कैसे दोगे? तो आप अच्छी सीड्स दोगे, उनको बीज दोगे, अच्छे फर्टिलाइजर्स देंगे, इरिगेशन की अच्छी सुविधा उनको मुहैया कराई जाएगी, एग्रीकल्चरल इनपुट्स दिए जाएंगे। फिर एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे किया जाएगा, ये भी बात बोली गई। फिर डीपीएसपी को पूरा करने के लिए लोकलाइज्ड गवर्नेंस जरूरी है। अब डीपीएसपी को पूरा करने के लिए लोकलाइज्ड गवर्नेंस की बात की गई है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे दिमाग में आती है, एक तो है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट और उसके साथ साथ 74th अमेंडमेंट एक्ट भी दिमाग में हमारे आना चाहिए। हालांकि यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में लिखा है वो इसलिए दोस्तों क्योंकि रूरल इलाकों की अगर आप बात करो, खासकर हमारे जो गांव वाले इलाके हैं, अगर एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में देखा जाए और रूरल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ऑब्वियसली बात है 73rd की बात की जाएगी, क्योंकि 74th आपका अर्बन इलाकों से डील करता है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे आपकी पंचायत बनेगी। फिर विलेज लेवल पे ग्राम सभा बनेगी। इस ग्राम सभा के बारे में मैंने आपसे एनसीईआरटी में काफी बात की है, अगर आपने मेरी एनसीईआरटी की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए। तो इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है और इन लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस को सुविधा दी गई है कि भैया लोगों के लिए आप लोकल लेवल पे नियम कानून बनाइए, आपको ये सुविधा दी जाती है। देखा जाए तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी हमारे डीपीएसपी के प्रोविजंस को पूरा करता है। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में, जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वहां पे एससी को रिजर्वेशन दिया गया, एसटी को रिजर्वेशन दिया गया, दूसरे वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दिया गया है। उसमें अगर बात की जाए कि हाँ भाई जो हमारी सो कॉस्ट डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए क्या क्या किया गया है,
तो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट लेके आया 1955 में, जिसका नाम बदल के किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976। तो ये अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 का जो एम्बेट था थोड़ा छोटा था, इस एम्बेट को काफी बड़ा किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 के थ्रू। फिर बाद में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 भी आया, जो कि एससीज और एसटीज को सोशल जस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। इनको बचाने के लिए एक कमीशन बनाया गया और वो था कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसको बनाया गया था 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 के थ्रू। बाद में आप देखोगे कि ये आवाजें उठने लगी कि देखिए शेड्यूल्ड कास्ट के रिक्वायरमेंट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिक्वायरमेंट सेम नहीं है, अलग अलग है। तो ये जरूरी हुआ कि एक अलग कमीशन बनाया जाए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट का अलग रखा जाए। तो जो ओरिजिनल कमीशन था वो केवल शेड्यूल्ड कास्ट तक लिमिटेड कर दिया गया और फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 से इस ओरिजिनल कमीशन को दो भागों में तोड़ दिया गया। एक बन गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एक बन गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नीचे कमेंट में बताइए कौन से आर्टिकल, हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में इनके बारे में बताया गया है। और अभी के लिए दोस्तों, जो पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। किसके थ्रू? 102nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोला था 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो अब एनसीबीसी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया है दोस्तों। पहले ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया था ना, ये 1993 में बनाया गया था। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। तो हमारे देश का जितना भी पिछड़ा हुआ तबका है, जिस तबके को हजारों सालों से दबाया गया है, उसको और ना दबाया जा सके, उसके लिए बहुत सारी चीजों को करा गया है। फिर देखा जाए तो एक कमीशन है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये भी बनाया गया। ये बनाया गया था 1992 में। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये बनाया गया था आपका 1993 में। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये बनाया गया था 2007 में। ये भी डीपीएसपी के जो एम्स हैं उनको पूरा करता है। फिर फाइनली आप देखोगे दोस्तों, रिसेंटली 2 साल पहले, 2 साल क्या, पिछले साल ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज न्यूज में थी, जिसको बुलाता है 103rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको बोला गया आपका 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो ये बोला गया कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन का प्रोविजन किया जा सकता है उन जनरल कैटेगरी के लोगों को जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं। उसके लिए एक लिमिट धारित की गई। अब देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में कौन कौन आता है, इसके लिए सेट स्टैंडर्ड्स हैं और अगर उन सेट स्टैंडर्ड्स को कोई फुलफिल करता है तो उसको ईडब्ल्यूएस का कोटा मिलेगा 10% का। और इस ईडब्ल्यूएस के कोटे में ना ही एससी कोटे का कोई पर्सन आ सकता है, ना ही एसटी कोटे का कोई पर्सन आ सकता है, ना ही ओबीसी कैटेगरी का कोई पर्सन आ सकता है। समझ दोस्तों? तो अगर 27% रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए, 15% रिजर्वेशन है एससी के लिए, 7% रिजर्वेशन है एसटी के लिए, तो अब 10% रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए। तो जैसे कि इन रिजर्वेशन के ब्रैकेट्स में कोई और कास्ट या क्लास नहीं घुस सकती, वैसे इस 10% वाले ब्रैकेट में कोई भी ओबीसी, कोई भी एससी या कोई भी एसटी नहीं आ सकता। इसमें केवल वो जनरल कैटेगरी के लोग आएंगे जिनके पास पैसों की कमी है। ये बात बोली गई। ये भी कहा जा सकता है कि डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए। फिर आगे बात की गई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की। ये क्या बोलता है? देखिए 1973 से पहले जो हमारे स्टेट के लेवल पे एग्जीक्यूटिव काम करता है, उस एग्जीक्यूटिव के पास एग्जीक्यूटिव ताकतों के साथ साथ जुडिशियल ताकतें भी थी लिमिटेड। जैसे कि अभी के लिए स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव कौन है दोस्तों? तो आप कल के डेट में अगर आईएएस क्वालिफाई करते हो और कई साल की सर्विस करने के बाद अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाएगा आपको, तो आप एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो। इनफैक्ट पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है ना, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होती है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करो चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में काम करो, आपका काम क्या होगा? जो नियम कानून सरकार ने बनाए हैं उन नियम कानून को आपको नीचे ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना है। तो आप एग्जीक्यूटिव का पार्ट हुए। तो चाहे पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट हो, अब ये स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है। तो अभी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है, कलेक्टर, फिर आप अगर यूपी पीसीएस क्वालिफाई करते हो तो एसडीएम बनोगे या फिर सब डिविजनल ऑफिसर बनोगे, फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये लोग एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास अभी, मतलब जो सरकार नियम कानून बनाएगी उस नियम कानून को लागू करेंगे। 1973 से पहले इन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के पास कुछ लिमिटेड जुडिशियल पावर्स भी थी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ने क्या किया कि इनकी जुडिशियल पावर्स को छीन लिया और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो पावर्स दे दी गई। और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स अब सीधे सीधे स्टेट की हाई कोर्ट के अंदर काम करते हैं। तो एक पर्सन के पास एग्जीक्यूटिव पावर भी होना और जुडिशियल पावर भी होना बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाली बात थी। यहाँ पे करप्शन का स्कोप बढ़ जाता था। जब आप पावर को किसी एक हाथ में ज्यादा सेंट्रलाइज कर दोगे
तो उसके गलत इस्तेमाल होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इस गलत इस्तेमाल को रोक दिया गया। अब एग्जीक्यूटिव सिर्फ एग्जीक्यूटिव है और इस एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल मजिस्ट्रेट बुला के डांट सकता है। पहले इसी एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल पावर थी, तो अब इस बात इसकी पावर्स बहुत ज्यादा थी। फिर आगे बात की जाए, एक एक्ट लेके आया गया, द एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1951। इसने क्या बोला कि देश में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी ऐसे प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारी हिस्ट्री से डील करते हैं, हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस से डील करते हैं, हमारे नेशनल हेरिटेज से डील करते हैं, तो ये एक्ट उनको प्रोटेक्ट करेगा, ये बोला गया। फिर और छोटी छोटी चीजें, देश भर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे पूरे देश भर में। अलग अलग बीमारियां जो कि बहुत बड़ी हो गई, जैसे कि टीबी की बीमारी, कैंसर की, एड्स की, जापानीज एंसेफेलाइटिस, यॉस, गिनी वॉर्म, काला आजार, फिलेरिया, लेप्रोसी, मलेरिया, तो इन सब तरीके की एड्स, इन सब तरीके की बीमारियों से निपटने के लिए कुछ स्पेसिफिक हेल्थ प्रोग्राम्स भी चालू किए गए हमारे देश में। ओके, ये जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सब लक्ष्मीकांत में लिखी हुई हैं, और ये बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे देश में क्या क्या किया गया, बस यही यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद जो मिल्क कैटल है, जो आपका ड्रॉट कैटल है, जैसे कि काउस, तो काउस दूध देती है, काव्स, बुलक्स, भैंसें दूध देती हैं, तो इस तरीके के जानवरों का जो स्लॉटर है, उस स्लॉटर को रोकने की बात कही गई है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। लेकिन भैंसों का स्लॉटर होता है, काऊ का स्लॉटर तो रोका गया है, लेकिन भैंसों का स्लॉटर होता है दोस्तों, उसका मीट भी खाया जाता है हमारे देश में, ठीक है। बट फिर भी ये कहा जाता है संविधान में कि भाई इनका स्लॉटर नहीं होना चाहिए, और स्टेट वाइज लेवल पे इनके स्लॉटर के अगेंस्ट में कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं। फिर ये बोला गया है बहुत सारे स्टेट्स बहुत सारे तरीके की पेंशन देते हैं दोस्तों, तो 65 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको ये क्या नाम से ओल्ड एज पेंशन दी जाती है। बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो बेरोजगारी भत्ता देते हैं, यूपी में भी एक ऐसा भत्ता चलता है, तो ये सब बातें। फिर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो नॉन अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी रही है, और नॉन अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी हमेशा इंटरनेशनल पीस को सपोर्ट करती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इंडिया अपनी इस नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी से दूर जा रहा है, क्योंकि जो हमारा इमीडिएट नेबरहुड है पाकिस्तान और चाइना, वो बहुत ज्यादा वायलेंट और एग्रेसिव है। तो ऑब्वियस सी बात है अब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरीके से नॉन अलाइनमेंट नहीं है, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट का सिद्धांत कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग नॉन अलाइनमेंट और पंचशील के सिद्धांत को मानते हैं। पंचशील का सिद्धांत दोस्तों क्या था? 5 प्रिंसिपल से बेस्ड सिद्धांत था। चाइना के साथ इंडिया ने इस चीज को साइन किया था, उसके बाद भी चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया 1962 में, तो पंचशील की कोई वैल्यू रही नहीं गई। बट फिर भी देखिए पंचशील के सिद्धांत को हमने लागू किया, नॉन अलाइनमेंट के हमने सिद्धांत को लागू किया, तो हमारा ये स्टैंड रहा है तो इंटरनेशनल पीस रहनी चाहिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी रहनी चाहिए, तो दुनिया भर में शांति रहे, दुनिया भर में सिक्योरिटी रहे, और ये चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के मूल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो देखा जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमारे देश में लागू करने के लिए बहुत कुछ किया गया है, बट फिर भी पूरी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे देश में लागू हो नहीं पाए। उसकी बहुत सी वजह है। हमारी आबादी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी आबादी को कैटर करने के लिए हमारे पास पैसा एक लिमिट से ज्यादा नहीं है। कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। सेंटर की अलग पॉलिसी है, स्टेट की अलग पॉलिसी है, बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, सोशल हायरार्की भी अभी पूरी तरीके से गई नहीं है, कास्ट सिस्टम अभी भी प्रिवेल कर रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस अभी भी यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो अभी भी काफी प्रॉब्लम्स को कैटर करना बाकी है। अब हम आते हैं उन डायरेक्टिव्स को जो कि सीधे सीधे पार्ट 4 में नहीं दे रखे हैं, यानी 36 से 51 में नहीं दे रखे हैं, वो दूसरे पार्ट्स में दे रखे हैं। यहाँ पे बात की जाएगी आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि दे रखा है पार्ट 16 में, आर्टिकल 350A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि दे रखा है पार्ट 17 में, और आर्टिकल 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो दे रखा है आर्टिकल 17 में। तो इन 3 चीजों के बारे में और बात करेंगे इसमें। सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिकल 335। पॉज करके इस आर्टिकल को पढ़ लें दोस्तों। आर्टिकल 335 क्या बोल रहा है? क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विस एंड पोस्ट। ये बोल रहा है दोस्तों कि देखिए, पहले पढ़ते हैं। द क्लेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द मेकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विस एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और स्टेट। तो चाहे यूनियन गवर्नमेंट की जॉब हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, उसमें जो भी नौकरियों में सिलेक्शन होगा वहां पे पूरी तरीके से इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि भैया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स को भी उसमें रिप्रेजेंटेशन मिले ताकि वो आगे आ पाए। क्योंकि एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के घर का कोई भी पर्सन अगर आगे आता है तो उसके पूरे परिवार को एक पुश मिलता है, उसके पूरे परिवार को एक सपोर्ट बेस मिलता है। लेकिन एट द सेम टाइम
नौकरी देने के साथ साथ, इनको रिप्रेजेंटेशन देने के साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा। ये बात बोली गई। ये कहां बोला गया? आर्टिकल 335 में। आर्टिकल 335 डीपीएसपी में नहीं है, बट डीपीएसपी के मूल प्रोविजंस को फॉलो कर रहा है। हालांकि जो रिजर्वेशन है उसके बारे में प्रावधान आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में भी दिया है। मैंने बहुत डिटेल में फंडामेंटल राइट्स में आपसे इससे बात की है, बट फंडामेंटल राइट्स में भी एससी एसटी को आगे बढ़ने की चांसेस दिए गए हैं। डीपीएसपी में भी बात कही गई और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बाहर कहां बात कही गई? आर्टिकल 335 में कही गई है। ओके, आगे आते हैं आर्टिकल 350 ए पार्ट 17। आर्टिकल 350 ए क्या बोलता है? भैया प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन पे इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा बच्चे को मदर टंग में। क्या बोला जा रहा है? इट शैल बी द एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट and of every local authority within the state to provide adequate facilities for instructions in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups, and the president may issue such directions to any state as he considers necessary for or proper for securing the provision of such facilities। यानी कि एक ऐसा बच्चा जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करता है, यानी कि मान लीजिए वो हिंदी नहीं बोलता, हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज बोलता है, तो मान लीजिए कि वो कोई ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है जो कि किसी दूसरे देश में नहीं बोली जाती। जैसे नागालैंड में है, अब वो नागालैंड की लोकल लैंग्वेज बोल रहा है, उसको वही आती है, तो आर्टिकल 350 के हिसाब से उसकी जब इनिशियल पढ़ाई हो रही होगी तो जो भी वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो भी लोकल अथॉरिटी होंगी, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि वो एडिक्वेट फैसिलिटी देंगे कि वो बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में अपनी प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन कर सके। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब से वो अपनी मदर टंग बोल रहा होता है, तो मदर टंग को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। तो अगर वो अपनी शुरुआती एजुकेशन मदर टंग में करेगा तो उसको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। लेकिन अगर मदर टंग उसकी दूसरी है और एजुकेशन किसी दूसरी भाषा में हो रही है तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 350 में, और ये भी लिखा है कि प्रेसिडेंट समय समय पे इस चीज को पूरा करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू करना चाहें तो कर सकते हैं। अगली बात कही गई है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। इसमें क्या बोला गया है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genus, the form, style and expressions used in Hindustani or in other language of India specified in the 8th schedule, blah blah blah, सब कुछ लिख रखा है। क्या बोला गया कि देखिए हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने की जितनी भी कोशिश हो सकेगी उतनी सरकार करेगी। अगर देखा जाए हमारे देश का जो सबसे बड़ा तबका है वो हिंदी बोलता है। 40% लोगों की मदर टंग हिंदी है और 30% लोग इंडिया में अपनी मदर टंग के बाद जो भाषा बोलते हैं वो हिंदी है। तो आप देखो चाहे बंगाली हो, चाहे उड़िया हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे कोंकणी हो, ये सब भाषा हिंदी से निकली है। तो जिनको ये भाषाएं आती हैं उनको हिंदी भी आती है। तो इस तरीके के लोगों को देखा जाए तो वो 30% है। जो सीधे सीधे हिंदी बोलते हैं उस तरीके के लोगों को देखा जाए 40%, यानी हमारे देश की 70% जनता हिंदी जानती है। तो जरूरी ये है कि हमारे देश का अगर 70% तबका हिंदी जानता है तो बचे हुए 30% को भी हिंदी सिखाई जाए, ताकि देश की यूनिफॉर्मिटी के लिए, देश के प्रोग्रेस के लिए, देश के एसिमिलेशन के लिए, खासकर कल्चरल एसिमिलेशन के लिए सबके सामने एक ऐसी भाषा तो होनी चाहिए जो सबको आए, और वो हिंदी लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन ये चीज हमें इस तरीके से करनी है ताकि किसी दूसरी भाषा को ये ना लगे कि भाई उसे इग्नोर किया जा रहा है। दूसरा, हिंदी का जो नेचुरल ग्रोथ है, जो हिंदी का जेनस है, जो उसका फॉर्म है, स्टाइल है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जिस तरीके के हिंदी के वर्ड्स दूसरी भाषा में एसिमिलेट किए गए, उनको मिलाया गया, यूज किया जा रहा है, वो फॉर्म नहीं चेंज होना चाहिए। ये बोला गया आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 17। तो ये था दोस्तों आर्टिकल्स आउटसाइड डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4, यानी पार्ट 4 36 से 51 के बाहर जो डीपीएसपी है उनके बारे में बोला गया। जैसे कि मैंने बताया था ना, फंडामेंटल राइट्स भी कुछ ऐसे थे जो 12 से 35 में नहीं थे, वैसे कुछ डायरेक्टिव्स ऐसे हैं जो 36 से 51 में नहीं है। इसके बाद आपका लक्ष्मीकांत में केवल कौन से आर्टिकल में क्या आता है ये बचा है, इसको आप खुद पढ़ लें, खुद एक बेसिक आइडिया अपने दिमाग में रखें इन वन फॉर्म और द अदर। ये सारे आर्टिकल्स मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूं। अगले वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे भाई? फंडामेंटल ड्यूटीज को शुरू करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई फ्रेंड्स, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन वीडियोस को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।